नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर बढ़ते टकराव की, राजस्थान सरकार की योजना से डरी बीजेपी की, जानेंगे तेलंगाना में राहुल के निशाने पर क्यों आए केसीआर, ममता और अमित शाह में क्यों बढ़ी तकरार, बात करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल कांग्रेस के प्लान की, फ्री राशन योजना में बड़े बदलाव की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों का कोटा होगा पूरा। केंद्र ने 2 नए नाम किए मंजूर। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाई कोर्ट के जज जमशेद बी पारदीवाला बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर आज भी दिल्ली में चला ड्रामा। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। बग्गा सहित कई बीजेपी नेता लिए गए हिरासत में। विधानसभा चुनाव परिणाम पर अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल। कहा, हमारे साथ हुआ अन्याय, जनता ने सपा को दिया वोट लेकिन बेईमानी से बीजेपी को जिताया गया। मौसम विभाग ने किया दावा, इस बार समय से पहले देश में दस्तक देगा मानसून। 20 मई को ही केरल पहुंच सकता है मानसून। आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल आता है मानसून। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कोर्ट कमिश्नर की भूमिका पर एक पक्ष ने आपत्ति जताई है। सर्वे को लेकर भी वाराणसी में तनाव फैल गया है। तो क्यों कराया जा रहा है ज्ञानवापी का सर्वे और सर्वे कराने पहुंची टीम पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, देखिए रिपोर्ट। वाराणसी में लगातार दूसरे दिन हंगामा मचा हुआ है। 1 किलोमीटर के दायरे में 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। ये हंगामा मचा हुआ है एक सर्वे को लेकर। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जानी है। शुक्रवार को कोर्ट कमिश्नर एक टीम के साथ ज्ञानवापी पहुंचे थे, लेकिन यहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ, जिस कारण सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। आज भी कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम सर्वे के लिए मस्जिद पहुंची और काम आगे बढ़ाया। आज भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से एक याचिका कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें अजय मिश्रा को हटाने की मांग की गई, साथ ही सर्वे कार्य भी रोकने की मांग की गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर सोमवार को फैसला आएगा, लेकिन सर्वे पर रोक लगाने की मांग आज ही खारिज कर दी गई। सर्वे रिपोर्ट 10 मई तक कोर्ट को सौंपी जानी है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि कोर्ट ने मस्जिद परिसर में बने चबूतरे की वीडियोग्राफी के आदेश दिए थे, न कि मस्जिद के अंदर के। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा निष्पक्ष नहीं है, उन्हें बदला जाए। इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेशन कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। इस आदेश से कोर्ट 1980-1990 के दशक की रथ यात्रा के दौरान हुए टकराव और मुस्लिम विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने का रास्ता खोल रही है। सर्वेक्षण करने का ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। ये विवाद ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ा है। पिछले साल ही 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजा पाठ करने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सही स्थिति का पता लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था, जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। 10 मई से पहले सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है और उससे पहले कोर्ट फैसला देगा कि सर्वे के लिए नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए या नहीं। वैसे उम्मीद है कोर्ट का फैसला आने तक सर्वे का काम पूरा हो जाए। ज्ञानवापी का सर्वे पूरा हो सकता है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का एक निर्णय पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पेच फंसा दिया है। राजस्थान की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन अब की बार कांग्रेस इसे बदलकर जीत का इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि गहलोत सरकार ने अभी से जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। सरकार पेंशन के जरिए लोगों को अपने पाले में करने का प्लान बना रही है। 5.5 लाख कर्मचारियों के हित को देखते हुए राजस्थान सरकार ने फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है, लेकिन उनकी ये योजना दिल्ली आकर अटक गई है। वजह है 39,000 करोड़ रुपए के लिए केंद्र की ना। दरअसल 1 अप्रैल 2004 से तत्कालीन केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके नई पेंशन स्कीम यानी NPS लागू की थी। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल रही है। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में इसी वित्त वर्ष से पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का फैसला किया।
मगर केंद्र इसे हरी झंडी दिखाने को तैयार नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने लिखा कि मोदी जी, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों से आपको क्या तकलीफ है? आप इनके हक के रास्ते में चाहे जितने रोड़े अटका दें, लेकिन आप उनसे इनका हक नहीं छीन सकते। इधर पूरे मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने पलटवार करते हुए गहलोत सरकार के ओपीएस लागू करने के फैसले को आधी अधूरी तैयारी करार दिया है। इस सियासत के बीच कहा जा रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अब देखना होगा कि कोर्ट चुनाव से पहले इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है। लेकिन अगर ये फैसला गहलोत सरकार के पक्ष में आ गया तो बीजेपी को बैकफुट पर आना होगा। केंद्र के चलते गहलोत सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं कर पा रही है। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर ले रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी के साथ केसीआर भी आ गए हैं। राहुल गांधी को हैदराबाद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम करना था, लेकिन विश्वविद्यालय की जगह उन्हें जेल जाना पड़ गया। तो क्यों जेल गए राहुल गांधी, देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना दौरे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जिससे साफ है कि राज्य में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बार तरीका जरा हटके होगा और इस बात के संकेत दे रहे हैं सांसद राहुल गांधी के बयान। राहुल गांधी कांग्रेस को नई दिशा और दशा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के इस दौरे में कई अड़चनें पैदा की गईं, लेकिन राहुल गांधी ने दूसरा रास्ता चुनकर छात्रों तक अपनी बात पहुंचा दी। राहुल को उस्मानिया विश्वविद्यालय नहीं जाने दिया गया तो राहुल गांधी जेल पहुंच गए। हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में जाकर राहुल गांधी ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष वेंकट बालमूर और 18 अन्य छात्र नेताओं से मुलाकात की। इन नेताओं को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना के युवाओं से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और राज्य की प्रगति के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े। राहुल गांधी ने कहा, मैं तेलंगाना के युवाओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और राज्य की गतिशीलता को बदलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सोनिया जी ने आपके साथ तेलंगाना का सपना देखा और आपको राज्य का दर्जा दिया। कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन हम सच्चाई के लिए लड़ने के लिए आपके साथ खड़े हैं। जहां राहुल ने नए लोगों को कांग्रेस से जुड़ने की अपील की, तो वहीं पुराने नेताओं को हिदायत भी दी। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा, अगर आप काम करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो वर्षों के अनुभव के बावजूद कांग्रेस टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट बंटवारा जमीनी प्रतिक्रिया पर आधारित होगा। यानी राहुल गांधी के तेवर इस बार कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कांग्रेस को राज्य में मजबूती मिलना लाजमी है। राहुल गांधी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से जेल में मिले और उनका उत्साह बढ़ाया और आगे की लड़ाई के लिए तैयार होने को कहा। कांग्रेस ने तेलंगाना में पूरी ताकत लगाने की रणनीति तैयार कर ली है, तो दूसरी ओर बीजेपी अभी भी बंगाल पर ही अड़ी हुई है। बंगाल में साल भर पहले ही विधानसभा चुनाव हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे थे, तो क्यों बीजेपी के लिए बंगाल अभी भी बना हुआ है खास, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंचे, जिसके बाद से बंगाल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दौरे के पहले दिन अमित शाह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा, तो ममता बनर्जी ने भी अमित शाह को आड़े हाथों लिया। साथ ही घोषणा भी कर दी कि 2024 में देश की सत्ता में बीजेपी नहीं आएगी। अब शायद ममता बनर्जी की इसी चुनौती से बीजेपी डर गई है। तभी तो अमित शाह ने 2024 लोकसभा चुनावों के लिए अभी से नेताओं को सड़क पर उतरने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि बीते दिन शाह ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सड़कों पर उतरने और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सभी संगठनात्मक इकाइयों को मतदान केंद्र स्तर तक तैयार करने के लिए कहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के नेताओं को साफ साफ कह दिया कि उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव भले ही हार गए, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है और हर समय केंद्र की तरफ देखने की बजाय खुद को मजबूत करें और सीधे अपनी लड़ाई लड़ें। गौरतलब है कि चुनाव के बाद से बीजेपी में अंदरूनी कलह काफी बढ़ गई है और पार्टी से असंतुष्ट नेता लगातार पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, जिनमें कुछ विधायक भी शामिल हैं। आलम यह है कि बीजेपी विधायकों की संख्या 77 से घटकर 70 रह गई है। ऐसे में अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार के बीच अनबन से सभी वाकिफ हैं, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष के नेता बनाए जाने के बाद
से बीजेपी के अंदर ही आपत्ति है। ऐसे ही मतभेदों को दूर करने और पार्टी में नई जान फूंकने के लिए अमित शाह ने पार्टियों को आपसी मतभेद भुलाकर मिशन 2024 में जुटने को कह दिया है। अब अमित शाह की कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि दीदी की चुनौती से बीजेपी डर गई है। बीजेपी ममता को घेर रही है तो ममता ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को घेर लिया। दूसरी ओर राजनीतिक सक्रियता उन राज्यों में ज्यादा तेज दिख रही है जहां 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारियां तेज चल रही हैं। कांग्रेस ने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बड़े बदलाव किए थे, उसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है और अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। और प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आला कमान ने पिछले दिनों बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। और अब प्रतिभा सिंह एक्शन में नजर आ रही हैं और आला कमान की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रही हैं। इस बात के संकेत मिले प्रतिभा सिंह के बयानों के जरिए। बता दें कि पदभार ग्रहण करते ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने संगठन में फेरबदल के संकेत दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी में पदाधिकारियों की जिम्मेदारी की दोबारा समीक्षा होगी। इसके बाद पार्टी में नए पदाधिकारी तय किए जाएंगे। प्रतिभा सिंह ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, सभी पदाधिकारियों को एक साथ चलकर अनुशासन का पालन करना होगा। जो पदाधिकारी अनुशासन का पालन नहीं करेंगे उन्हें पदभार से मुक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि पार्टी के किसी भी दिशा निर्देश की अवहेलना सहन नहीं होगी। काम की समीक्षा के बाद पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने आगे की रूपरेखा और पार्टी की नीतियों के बारे में भी बात की। यानी प्रतिभा सिंह के तल्ख तेवर प्रदेश में कांग्रेस में जान फूंकने का काम कर रहे हैं, जिससे आगामी चुनावों में कांग्रेस को फायदा मिलेगा और बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी। प्रतिभा सिंह प्रदेश में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम कर रही है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं। अब प्रतिभा की ये मेहनत क्या रंग लाती है और वो आला कमान की उम्मीदों पर खरी उतर पाती हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस की रणनीति साफ है, जो काम करेगा उसे ही पार्टी जिम्मेदारी देगी। कांग्रेस चुनावों की तैयारियों में जुटी है तो दूसरी ओर मोदी सरकार की नीति बीजेपी की रणनीति फेल करती दिख रही है। यूपी में जिस फ्री राशन योजना के सहारे बीजेपी सत्ता में आई, उसे ही बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना पर कैंची चला दी है। केंद्र सरकार की ओर से पहले ऐलान किया गया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब जून से इस योजना के तहत मिलने वाले राशन को कम किया जा रहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि अगले महीने से गेहूं की मात्रा कम की जा रही है। कुछ राज्यों को तो मुफ्त वितरण के लिए गेहूं दिया ही नहीं जाएगा, जबकि उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए कोटा कम कर दिया गया है। गेहूं का कोटा कई राज्यों में 50% से ज्यादा घटा दिया गया है। इसका असर राज्यों पर भी पड़ेगा। अकेले उत्तराखंड में ही जून महीने में बीपीएल कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं की जगह अब सिर्फ 1 किलो गेहूं दिया जाएगा। दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें चावल की मात्रा बढ़ा सकती हैं। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में किसानों से इस बार गेहूं की सरकारी खरीद कम हुई है, जबकि पंजाब, हरियाणा, यूपी में इसका उत्पादन भी कम हुआ है, जिस कारण से सरकार के स्टॉक में इस बार गेहूं कम पहुंचा। सरकार भले ही कुछ भी दावा करे, लेकिन ये साफ है कि आने वाले समय में फ्री राशन योजना को बंद करने का फैसला सरकार ले सकती है और राज्यों को गेहूं का स्टॉक कम देकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सितंबर के बाद केंद्र सरकार फ्री राशन योजना को बंद कर देगी। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। आम जनता को महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने खाने का स्वाद बिगाड़ रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ रसोई गैस की कीमतों से भी किचन का बजट बिगड़ गया है। कमर्शियल सिलेंडर के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। इस इजाफे के बाद जनता पूछ रही है कि महंगाई से हाहाकार, अब क्या करें सरकार। वहीं विपक्ष भी केंद्र को घेर रहा है। देश में जनता को महंगाई के झटके पर झटके लग रहे हैं।
पहले एकदम से आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो वहीं आज अचानक से रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब घरेलू गैस की कीमत 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर होगी। इससे पहले मार्च 2022 में घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। वहीं इसी महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 102 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की थी। ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए थे। दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2355 रुपए 50 पैसे है। वहीं 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 655 रुपए है। एक महीने पहले 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 105 रुपए बढ़ी थी, जबकि 22 मार्च को 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। इन्हीं बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी को खत्म करके गरीब और मध्यम वर्ग पर कुठारघात किया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी मालामाल, जनता बेहाल। भाजपा राज में सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 2.5 गुना हो चुका है। रसोई गैस मध्यम और गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। मई 2014 414 रुपए, आज 999 रुपए 50 पैसे, बढ़ोतरी 585 रुपए 5 पैसे। हमारी मांग है कि सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमतों को 2014 के स्तर पर लाया जाए। मोदी सरकार ने गैस सब्सिडी को खत्म करके गरीब व मध्यम वर्ग पर कुठारघात किया है। अब जब देश में महंगाई से हाहाकार होगा तो विपक्ष तो सरकार को घेरेगा ही, लेकिन सवाल आम जनता की परेशानी का है कि आखिर कब मिलेगी महंगाई से मुक्ति। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।